इस बात को कौन नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। बात अगर नेताजी की हो तो नेहरू उनके सामने कहीं टिकते नजर नहीं आते। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर एक कार्यक्रम की है जहां राजनीति में बड़े नेता नेहरू छोटे नेता बोस के साथ शामिल हुए थे। लोगों और कार्यकर्ताओं ने नेहरू को देखना तो दूर बल्कि उनके स्वागत में एक माला भी उनको पहनाने की जहमत नहीं उठाई। नेताजी जैसे व्यक्ति की कोई तुलना नहीं है, जिन्हें पेशावर से रंगून और कश्मीर से कोलंबो तक लोगों का समर्थन प्राप्त था। वो पिछले 100 सालों में इस धरती पर चलने वाले सबसे महान नेता थे। आज की इस वीडियो में हम नेताजी से जुड़ी इन्हीं कुछ बातों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद सभी सेनाओं, विभागों, राज्यों और आम लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। जिस गीत को उन्होंने राष्ट्रगान बनाया वो देश का राष्ट्रगान है और भले ही नेताजी दशकों से खो गए हों, लेकिन उनके लिए प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस तेज तर्रार नेताओं में से थे जिनको युवा पीढ़ी पसंद करती थी। शांत लोग वरिष्ठ और परिपक्व लोगों को पसंद आते हैं। जैसे नेहरू गांधीवादी थे, अहिंसा उनका मार्ग था। उन्हें गांधी जी और उनके फॉलोअर्स का पूरा समर्थन प्राप्त था। वहीं बोस निडर थे और आज़ादी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ नेहरू को अंग्रेजों की जी हुजूरी करने से फुर्सत नहीं थी। तो ये बात तो क्लियर है कि ये दोनों ही नेता आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। नेहरू ने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम किया और वहीं हमारे नेताजी देश के लिए शहीद हो गए। और यही कारण है कि आज पूरे भारत में आपको सुभाष नाम के लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जवाहर नाम शायद ही आपने सुना हो। लेकिन आपको सरकारी संस्थानों पर सरकार द्वारा लगाए गए लाखों नेहरू स्मारक मिल जाएंगे और ये सब कांग्रेस प्रोपेगेंडा का ही एक नतीजा है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने खुद को संयुक्त भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया। यूएसएसआर सहित 11 देशों ने बोस सरकार को मान्यता दी, लेकिन ठीक 2 साल बाद बोस भारत से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ नेहरू, जो आज़ादी पाने से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पाने के इच्छुक थे, वह बोस से डरते थे क्योंकि उस समय युवाओं में सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा पॉपुलर थे। और शायद यही वजह है कि आज़ादी के लगभग 20 साल बाद भी नेहरू ने 1960 तक बोस के घर की जासूसी भी की थी। इसके अलावा 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट का प्लान सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें बताया गया कि बापू ने अंग्रेजों को भारत से भगाने पर मजबूर कर दिया था। आप दिल्ली में रेड फोर्ट में बने सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम जा सकते हैं और 1942 के उस भाषण को सुन सकते हैं जो बोस ने बर्लिन रेडियो के माध्यम से दिया था और उसमें पहली बार क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट का जिक्र किया गया था। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद से ही हमसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आज़ादी भी पूरी तरह से धोखा थी। ये केवल पावर का ट्रांसफर था, जैसा कि भारतीय संविधान में ही लिखा है। लोग सड़कों पर मर रहे थे और दूसरी तरफ भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिक उत्सुक थे, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें प्रधानमंत्री की पसंद के लिए एक भी वोट नहीं मिला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की सुरक्षा में पूरा विश्वास रखते थे। इस तरह वो चाहते थे कि युवा पुरुष और महिलाएं इंडियन आर्मी में शामिल हों और उन्होंने 1943 में सिंगापुर में इंडियन वॉर प्रिजनर्स और स्वयं सेवकों की मदद से आज़ाद हिंद फौज को भी तैयार किया। और शायद इसी वजह से उन दिनों भारत को एक मजबूत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलती और भारत को 1962 के युद्ध में चीन से हार का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ बोस करप्शन के बिल्कुल खिलाफ थे और सन 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने का उनका एक कारण भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार भी था। और इस बात का सबूत इसी बात से मिल जाता है कि आज़ाद हिंद फौज में करप्शन या किसी और गलत काम के लिए सीरियस पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट और यहाँ तक कि मौत की सजा तक का प्रावधान था। अगर बोस आज़ादी के बाद भी होते तो भारत में नेपोटिज्म, वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार की
कोई जगह नहीं होती। इसके साथ ही वो हिंदू धर्म का पालन करते थे, जो अपने परिवार के साथ देवी काली की पूजा हर दिन करते थे, लेकिन वो सभी धार्मिक आस्थाओं को एक नज़र से ही देखते थे। आईएनए में कभी भी धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया और आज के नेताओं को तो सिर्फ धर्म के नाम पर रोटियां ही सेकनी आती हैं, पर हमारे नेताजी धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे और अगर वो रहते तो शायद भारत का पार्टीशन कभी हुआ ही ना होता और आज़ादी के बाद माइग्रेशन में हुआ वो भयानक खून खराबा और लाखों लोगों की मौत, ये सब कभी होता ही नहीं। नेताजी कहते थे कि एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसके मरने के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवतरित होगा और यही कारण है कि आज भारत का बच्चा बच्चा नेताजी के प्रति एक अलग ही सम्मान की भावना रखता है। शायद कोई भी नेताजी से नफरत नहीं करता, अगर कोई करता है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय नहीं है, बल्कि वो एक राजनेता है जो आज़ादी के बाद पीएम की कुर्सी खोने से बहुत डरते थे। आप जानते हैं कि आज़ादी की एक कीमत होती है जो इन महान नायकों जैसे नेताजी, भगत सिंह, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल, सुखदेव और भी न जाने कैसे इतने नामों ने अपनी जान देकर चुकाई थी, लेकिन उनके नामों को आज़ादी के बाद इतिहास की किताबों में कोई जगह तक नहीं मिली और हमारा इतिहास भरा पड़ा है कुर्सी के भूखे नेहरू और गांधी की बेमतलब की वीरताओं के किस्सों से। अगर आप नेताजी से नफरत करते हैं तो इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपने वास्तविक इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं है। आपने वो इतिहास पढ़ा है जो कांग्रेस ने हम पर थोपा था। भारत में किसी ने भी सुभाष चंद्र बोस को अस्वीकार नहीं किया। भारत के लोग आज भी उनसे प्रेरित होते हैं, पर उनके बारे में इतिहास की किताबों में जिक्र सिर्फ नाम मात्र को ही मिलता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिर्फ एक इस लाइन ने पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया था। भारत का हर व्यक्ति नेताजी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। देश के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को ना मानने वाले एकमात्र लोग कांग्रेस पार्टी ही हैं, जिन्होंने नेहरू और गांधी को छोड़कर सभी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को धुंधला करने की कोशिश की ताकि उनका नेहरू गांधी परिवार हमेशा देश के लिए भारत पर शासन कर सके। यहाँ तक कि सरदार पटेल को भी इस गंदी राजनीति के कारण उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया, जबकि वो उस समय नेहरू से भी अधिक लोकप्रिय नेता थे। अगर आपको लगता है कि हमें आज़ादी नेहरू या गांधी की वजह से मिली तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। सन 1956 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली वेस्ट बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती से मिलते हैं। क्लेमेंट एटली ही 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1956 में भारत के दौरे के दौरान वो 2 दिन के लिए कोलकाता के राजभवन में रुके। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन तो सन 1942 में ही खत्म हो गया था और उस समय भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अंग्रेजों को जल्दी से भारत छोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? जवाब में एटली ने कई कारण गिनाए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए गतिविधियां, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया, और आईएनए विद्रोह, जिसने अंग्रेजों को एहसास कराया कि इंडियन फोर्सेस भी ऐसा कर सकती हैं और अब अंग्रेजों का साथ देने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वहीं एटली से यह भी पूछा गया कि भारत छोड़ने का उनका निर्णय किस हद तक गांधी जी की गतिविधियों से प्रेरित था। ये सुनकर एटली हल्का सा मुस्कुराए और धीरे धीरे हर अक्षर पर जोर देते हुए बोले, मिनिमल। इन सभी बातों से ये साफ है कि आज़ादी के असली हीरो कौन थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के उस असली हीरो के नाम को हम ठीक से जानते भी नहीं। यहाँ तक कि हम ठीक से ये भी नहीं जानते कि आखिर उनकी मौत किस तरह से हुई थी। आखिर उस दिन प्लेन क्रैश हुआ भी था या नहीं? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं तो इस चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी नेताजी के बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।